हेलो भाई लोग। तो आप सभी लोग का नव वर्ष 2024 में स्वागत है। यह 2024 क्लास 10th के जितने भी मेरे भाई बहन इसमें जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए गुड लक होगा। कब गुड लक होगा? जब आपका रिजल्ट आएगा ना, जब आपका रिजल्ट तय है मार्च में निकलेगा, तो फिर आपका जो रिजल्ट आएगा ना, उस दिन आपके लिए यह नव वर्ष दिखाएगा और आपको बार बार याद आएगा कि नहीं, मैंने 2024 में जो 10th का एग्ज़ाम दिया था मेरे लिए बहुत लकी रहा था, है ना। इसलिए इस 2024 में जितने भी दिन बच गए हैं, 40 से 45 दिन, आपको हुमच के मेरे भाई मेहनत करना है और सिलेक्शन कहते हैं इसको, या कहिए आपकी उच्चतम अंक प्राप्त करना, ताकि आपका जो है ना कि एक अलग ही पहचान हो। इस चीज़ को छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। इसमें आपको 100% रहना है, ठीक है ना। तो चलिए, इसमें आपको हम लोग, जैसा कि हम लोग साइंस का सेट करवाते हैं, और साइंस का सेट में आपको 40 प्रश्न सही होगा, इस बात की 110% गारंटी है ना। अब आप कहोगे गारंटी तो 100 ही होता है। नहीं जी, गारंटी थोड़ा सा ज़्यादा मैंने ले लिया कि मैं जानता हूँ कि आपको जितने भी आएंगे 40 प्रश्न यहाँ से फंसेंगे ही फंसेंगे, है ना। इसलिए आप वीडियोज़ को ज़रूर अच्छे से देखें, और यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, है ना। चलिए करते हैं स्टार्ट। चलिए, तो आज का क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे, वीडियो नंबर पार्ट 9 या 10 जो भी हो, आज हम लोग करेंगे 246 से क्वेश्चन करेंगे। पिछला हम लोगों ने 245 तक अध्ययन कर लिया है, आज हम लोग 246 से अध्ययन स्टार्ट करेंगे। 246 क्वेश्चन है कि कोई शब्दकोश है, शब्दकोश समझते हैं ना, कोई शब्दों का समूह है, उसका एक छोटा सा टुकड़ा है, कहता है उसको छोटे छोटे अक्षर हैं। आप समझ लीजिए शब्दकोश मतलब पेपर, है ना। पेपर को में छोटा छोटा टुकड़ा रहता है। आपको कहता है कि उसे पढ़ने के लिए आपको किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे, माने कौन सा लेंस लेंगे जिससे आप उस पेपर को पढ़ सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक मेरे बाबा जी हैं जिनको दिखाई नहीं देता है ना, तो वो दिखाई नहीं देता है, तो उसके लिए वो कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे जो दिखाई देगा। तो उसके लिए ध्यान से याद रखें, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किस लेंस का प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस। अच्छा, उत्तल लेंस का ही प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि उत्तल लेंस क्या करता है कि छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है। आप ध्यान से सुनिए, छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाएगा, क्योंकि आपको छोटा छोटा चीज़ नहीं दिख रहा है, नज़दीक का चीज़ नहीं दिख रहा है, तो दूरदृष्टि दोष हो गया है। और दूरदृष्टि दोष ठीक करने के लिए उत्तल लेंस के चश्मा लगाते हैं। तो पहला कंफर्म हो गया कि उत्तल लेंस होगा, मतलब अवतल नहीं होगा, अवतल नहीं होगा। इसलिए 2 ऑप्शन तो पहले ही हट गए। अब उत्तल लेंस हो गया, तो उत्तल लेंस में भी माने आपको नज़दीक नहीं दिख रहा है ना, तो नज़दीक नहीं दिख रहा है, इसके लिए आपकी जो फोकस दूरी होगी, एफ माने फोकस दूरी, फोकस है ना, फोकस दूरी, वो फोकस दूरी क्या होनी चाहिए? बहुत कम होनी चाहिए। यानी जितनी कम होगी फोकस दूरी, उतना आप स्पष्ट देख सकते हैं। तो फोकस दूरी क्या होनी चाहिए? कम। तो देखिए, अब इस दोनों में फोकस दूरी, एक में 50 है, एक में 5 है, तो कम किस में है? तो कम है ऑप्शन नंबर सी में। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको यह क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 247, निम्नलिखित में कौन विद्युत विभवांतर का मात्रक है? विभवांतर पूछे या मेरे भाई विभव पूछे, इस दोनों का ऐसा मात्रक बोल्ट होता है। विभवांतर या विभव का ऐसा मात्रक बोल्ट होता है। तो क्या आप बता सकते हैं ओम किसका मात्रक है? जी बिल्कुल बता सकते हैं। ओम है प्रतिरोध का मात्रक है। किसका मात्रक है? प्रतिरोध का मात्रक है। और प्रतिरोध का साइन ऐसा होता है ना। अच्छा, यदि इसी में पूछ दे कि ओम मीटर किसका होता है मेरे भाई, तो ओम सिर्फ पूछे तो प्रतिरोध, ओम में मीटर लग गया तो बोलेंगे प्रतिरोधकता। क्या बोलेंगे? प्रतिरोधकता। एम्पियर किसका मात्रक है? बहुत आसान है, बताइए तो। हाँ, एम्पियर किसका मात्रक है? तो एम्पियर है
विद्युत धारा का ऐसा मात्रक है। किसका है? विद्युत धारा का है। चलें अगला क्वेश्चन। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 248 248। यह क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और मैं इससे आपको इस तरह समझाता हूँ कि क्या होता है लघुपथन। लघुपथन में क्या होता है मेरे भाई, एक रेड तार रहती है और एक ब्लैक तार रहती है, और कुछ समय बाद या किसी कारणवश ये दोनों तार आपस में मिल जाती हैं। जब ये दोनों तार आपस में मिल जाती है, इसे ही हम लोग कहते हैं शॉर्ट सर्किट। क्या कहते हैं? शॉर्ट सर्किट। और शॉर्ट सर्किट जब भी होता है तो घर में विद्युत धारा जो हल्का हल्का इधर उधर जा रहा था, अब बहुत अधिक बढ़ जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाएगा, जिससे आग लगने की भी बिजली से संभावना बढ़ जाती है। याद रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 249। देखिए मेरे भाई, 249 को समझाने में थोड़ा सा समय लगेगा, इसलिए आप इस 249 को थोड़ा सा याद कर ले तो बेटर रहेगा कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाती है। उत्तर की ओर ये चुंबकीय सुई जो है विक्षेपित हो जाती है। कहता यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? याद रखिएगा, ऊपरी मुखी होगी। कौन सी मुखी होगी? ऊपरी मुखी होगी। याद रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए अभी अभी मैंने 250 आपको करवाया कि लघुपथन के समय क्या होता है, विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। 251 फिर से रिपीटेड प्रश्न आ गया कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धन आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपरी मुखी होगी। क्या होगी? ऊपरी मुखी। चले 252, चलिए 252 की तरफ चलते हैं। 252 कहता है, ध्यान से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। कहता है तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली लीजिए। चलिए एक आयताकार कुंडली ले लेते हैं तांबा की तार का, ठीक है। अब कहता है किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी कर रही है। अब यह जो है ऐसे ऐसे घूर्णी कर रही है ना। जैसे कि मान लीजिए सोई हुई, ये घूर्णी हुई 1/4, फिर से ये 1/4, वही कहता है। लेकिन यहाँ से यहाँ आ गया तो ये आधा कहते हैं घूर्णी, ठीक है। कहता है ये घूर्णी कर रही है, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा? कितने के पश्चात? ध्यान से देखिए, इसमें विद्युत धारा कैसी होती है? तो इसमें विद्युत धारा ऐसे बहती है फिर ऐसे आती है, जिसके कारण से पहले तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस पर बल लगती है जो इसको ऊपर उठाने में मदद करती है, और इस पर जो बल लगता है यह इसे नीचे ले जाने में मदद करती है, जिसके कारण से क्या होता है कि ये ऊपर आता है और इधर वाला जो रहता है वह नीचे जाता है, ये वाला ऊपर आता है। तो देखिए ये यहाँ है, आप पिक्चर को ध्यान से देखिए, यहाँ है और ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अब कहाँ गया? यहाँ आ गया। अब यहाँ का हिस्सा जो है अब ये नीचे जाएगा, मैंने पहले वहाँ था। अब ध्यान से देखिए, पहले इधर था, इसको कहते हैं 1/4। अब ये इधर आ गया तो इसको कहते हैं आधा, कहते हैं क्या कहते हैं? आधा घूर्णन, ठीक है। चलिए 253 कहता है किसी धारावाही सीधी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? देखिए सीधी धारावाही यदि आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो सीधी धारावाही में क्या होता है कि कोई चुंबकीय क्षेत्र रहता है, ऐसे सीधी धारावाही, इसमें ऐसे तार रहता है। अब इसमें जो होता है कुछ इस प्रकार का होता है, यानी सभी बिंदुओं पर एक समान होता है। कहता है सौर कुकर। कौन सा कुकर की बात कर रहा है? सौर कुकर। आप ध्यान से देखिए कैसे कुकर है? सौर कुकर है। अब कहता है ये सौर कुकर जो है, इस सौर कुकर में अंदर में दर्पण लगा रहता है ना। कहता है ये दर्पण जो होता है ये कौन सा दर्पण होता है? तो याद रखें अवतल दर्पण। अच्छा सौर कुकर क्या होता है? तो सूर्य भगवान ऊर्जा देते हैं ना, तो इनके ऊर्जा से जो बनता है, ऊर्जा में क्या होता है, ये सौर कुकर बनता है। और सौर कुकर में नीचे ना एक दर्पण लगा दिया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण। यह अवतल दर्पण क्या करेगा? सूर्य भगवान से जितना भी प्रकाश आएगा सब प्रकाश को एक जगह एकत्रित कर देगा और ये क्या करेगा? किसी भी चीज़ को खाना तैयार कर देगा।
तो सौर कुकर में कौन सा? अवतल। अगला बहुत ही आसान सा प्रश्न है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य किस चीज का संरक्षित करना था? नाम ही है ना मेरे भाई, चिपको माने चिपक जाना। अब ज्यों ही आप चिपक जाएंगे तो वो चीज बच जाएगा ना। जैसे मान लीजिए आपको इस आदमी को बचाना है ना, तो आप इसके ऊपर से चिपक जाएंगे, है ना, उसको दिखाई ही नहीं देंगे। तो इसका मतलब वो अंदर वाला जो आदमी है ये संरक्षित हो गया। तो यहाँ पर चिपको आंदोलन जो शुरुआत किया गया था, ये शुरुआत किया गया था वृक्ष को बचाने के लिए। यानी वहाँ पर क्या होता था कि जो वृक्ष है ना, उस वृक्ष को जब भी कोई लोग काटने के लिए जाते थे तो लोग क्या करते थे, डायरेक्ट उस वृक्ष से चिपक जाते थे। यानी जब भी कुछ करना है तो पहले हमें काटो तब फिर वृक्ष को काटना। तो चिपको आंदोलन में क्या करते थे लोग, एक दूसरे से यानी वृक्ष को बचाने के लिए चिपक जाया करते थे। और चिपको आंदोलन की जो सबसे पहली शुरुआत है उस सुंदरलाल बहुगुणा ने की थी। चलिए 256 निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग, 256 ही होगा ना, हाँ, कहता है निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों को सफ़ेदी करने में। देखिए दीवार पर जो हम लोग सफ़ेदी करते हैं उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रहता है। क्या रहता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी CaOH का होल ट्वाइस रहता है, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हम आपको पूरा डिटेल से यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करते हैं। सेशन अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। ध्यान से देखिए, आपके पास होता है चूना चूना बूझा चूना, ये है चूना। CaO को कहते हैं कली चूना। कौन सा चूना कहते हैं? कली चूना कहते हैं। ये जो बाजार में पैकेट में मिलता है ना, बाजार में आप देखे होंगे बोरा में आप उजला उजला वाइट 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 के लेके आते होंगे, तो वो होता है कली चूना। कौन सा चूना होता है? कली चूना। अब जब आप इस कली चूना को लेकर के आते हैं और इसको क्या करते हैं, आप बाल्टी में H2O लेते हैं, जल किस में लेते हैं, एक बाल्टी लेते हैं। फिर से देखिए, नीचे करता हूँ, चूना चूना बूझा चूना। इस CaO को क्या कहते हैं? कली चूना कहते हैं। क्या कहते हैं? कली चूना। ज्यों ही इस कली चूना में H2O डालते हैं तो ये क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस बनता है। होल ट्वाइस बनता है। पहले इसमें जल नहीं था, लेकिन अब इसमें जल आ जाएगा, तो इसे कहते हैं कली चूना, या इसका दूसरा नाम होता है ओनली फॉर चूना, या इसे अनबुझा चूना कहते हैं। अनबुझा चूना, अनबुझा चूना कहते हैं। ठीक है। लेकिन जब ये चूना में जल डाल देंगे, आप किसी भी चीज़ में जल डाल देते हैं मतलब बुझ जाता है। जैसे मान लीजिए गुस्सा आ गया तो उसको 1 गिलास पानी दीजिए, गुस्सा बुझ गया है, शांत हो जाएगा। तो उसी प्रकार किसी चीज़ में जल डाल देंगे तो वो बुझ जाएगा, ना बुझ जाएगा। अब बुझ जाएगा तो ध्यान से देखिएगा, बुझ जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बूझा चूना। क्या नाम हो जाएगा? बूझा चूना। इसका और नाम होता है भखरा चूना। क्या नाम होता है? भखरा चूना। भखरा चूना। क्लियर हुआ? या इसी को स्लेक्ड लाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लेक्ड, SLAKED, स्लेक्ड लाइम। और इसको कहते हैं क्विक लाइम, QUICK, क्विक लाइम। चलिए यहाँ तक आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 257 में ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। पिछला सेशन में भी हम आपको क्लियर करवा चुके हैं, लेकिन मैं आपको बार बार रिवीजन कराऊंगा ताकि आपको यहाँ पर याद हो जाए। यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया या अभिक्रिया से रिलेटेड कुछ बातें चलती हैं। ध्यान से देखिएगा मेरी बात को। यदि A में B जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? AB, और इसे हम कहते हैं
संयोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? संयोजन। और यदि ए बी है और ये किसी कारणवश से ए अलग हो गया, बी अलग हो गया, तो इसे हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। लेकिन जब ए बी का मिलन सी डी से करवाते हैं और किसी कारणवश ए डी के साथ हो जाता है और सी बी के साथ हो जाता है, तो इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन, क्योंकि विस्थापित हो रहा है दो दो। वहाँ पे यही बात है, सल्फर के साथ सोडियम था, है ना, सल्फेट के साथ। अब सोडियम देखिए यहाँ पर क्लोरीन के साथ हो गया, एक का विस्थापन हुआ। क्लोरीन के साथ यहाँ बेरियम था, यहाँ सल्फेट के साथ हो गया, मतलब ये भी भाग गया। जब दो को छोड़ के भाग जाए तो उसको कहते हैं द्विविस्थापन। एकाक को छोड़ के भागे तो उसको एकल विस्थापन या सिर्फ विस्थापन कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 258। अभी अभी मैंने बताया था ना, निम्नलिखित में कौन बिना बुझा हुआ चूना, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, बिना बुझा मतलब जल नहीं है। देखिए CaO ये चूना है, ये अनबुझा चूना है या बिना बुझा हुआ चूना, यही तो है, क्योंकि बुझा हुआ में पानी होना चाहिए, यहाँ कहता बुझा नहीं, बिना बुझा, CaO, ऑप्शन नंबर बी। 259, बहुत आसान क्वेश्चन है। जब भी बोले कि लवण का pH मान, तो याद रखें लवण का pH मान 7। यदि अम्लीय पूछेगा, क्या पूछेगा, अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है, तो बोलेंगे 7 से कम। बोलेगा क्षारीय विलयन का pH मान कितना होता है, तो क्षारीय विलयन का pH मान होता है 7 से अधिक होता है। ठीक है, चलिए 260 कहता है बॉक्साइट, क्या नाम है, बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है। बॉक्साइट जो है यह एल्युमिनियम धातु का परत है ना, एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। कौन? बॉक्साइट। इसे हम कहते हैं बॉक्साइट को Al2O3 या एल्युमिनियम ऑक्साइड भी कहते हैं। अच्छा, ये पता चला Al2O3 कैसे हुआ? आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, नहीं तो किसी सेशन में हम लोग ले लेंगे। ठीक है। अच्छा, जस्ता का अयस्क क्या होता है, पूछा जाता है। तो जस्ता का एक अयस्क होता है जो बहुत प्रसिद्ध है, उसका नाम है जिंक ब्लेड। क्या नाम है? जिंक ब्लेड। यदि सेशन आपको अच्छा लगता है तो जरूर शेयर कीजिए। 261, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित बताना है। देखिए घर में लोहा वगैरह लाते हैं ना, टेबल वगैरह लाइएगा तो उसमें 4 टांग होते हैं ना, कहता है उसको सुरक्षित बचाना है तो उसमें हम लोग लेप करते हैं ना। तो क्या चीज़ का लेप करते हैं? जिंक। और ये जो लेप करते हैं तो ये लेपित करना एक प्रक्रिया है जिसे हम लोग जस्तीकरण कहते हैं। लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जस्तीकरण कहते हैं। 262, किसी रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का पहले आप लोग सूत्र बता सकते हैं? चलिए पहले यहाँ पर जितने भी उदाहरण दिए गए हैं सबका सूत्र लिखते हैं। विरंजक चूर्ण CaOCl2, फिर से देखिए CaOCl2, इसे क्या कहते हैं? विरंजक चूर्ण। अच्छा, जिप्सम का सूत्र क्या होता है? तो कसो 4 2 पानी, कसो 4 2 पानी होता है। चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है? CaCO3 होता है, CaCO3। कच्चा चूना, जो चूना जनरली रहता है, पानी नहीं रहेगा, तो CaO। तो हमसे यहाँ पूछा है किस को गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलेगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यदि आपको सूत्र पता चल जाएगा तो काम हो जाएगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 होता है और डॉट आधा H2O होता है। क्या होता है? आधा H2O होता है। तो देखिए CaSO4 चाहिए, क्या CaSO4 देगा? नहीं देगा। ये भी नहीं होगा, ये देगा? नहीं देगा। ये देगा? नहीं देगा। तो कौन देगा? जिप्सम देगा। चलिए फिर से क्लियर करके समझाते हैं कि यदि आप जिप्सम का होता है CaSO4, क्या होता है? CaSO4
और यदि आप इसे 120 डिग्री पर गर्म करते हैं तो यह CaSO4.5H2O में टूट जाता है और यही बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है किसको गर्म करने पर हुआ? तो जिप्सम को गर्म करने पर। कितने डिग्री पर? 120। कहता है प्रोपेनोन ओन जो है इसमें कौन सा प्रक्रियात्मक समूह है? देखिए प्रक्रियात्मक मतलब होता है कि इसका प्रोपेन है ना, प्रोपेनोन। पहले आप तो ये समझिए, यहाँ जो OH है इसे हम लोग कहते हैं एल्कोहल। क्या कहते हैं? एल्कोहल कहते हैं। यहाँ डबल बंद होना चाहिए, ठीक है। डबल बंद को क्या कहते हैं? प्रक्रियात्मक समूह का नाम है कीटोन नाम है। क्या नाम है? कीटोन। अच्छा, एकल बंद CHO को क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? एल्डिहाइड बोलते हैं ना, एल्डिहाइड। अच्छा, इसमें एक और हम याद करवाते हैं, COOH रहेगा तो इसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल। लेकिन अभी फिलहाल इसकी यहाँ हम हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ जो एल्डिहाइड है ना, अब देखिए इसका जो प्रत्यय होता है वो होता है ऑल। क्या होता है? ऑल, है ना। इसका जो प्रत्यय होता है वो होता है नोन, ओन कहिए, ओन, नोन। और एल्डिहाइड का जो होता है ये होता है अल। क्या होता है? अल। तो यहाँ कहता है ओन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ओन किस में आएगा? इसमें आएगा? नहीं आएगा। तो ओन इसमें आएगा, इसलिए क्या हो जाएगा? कीटोन ओन। ऑप्शन नंबर बी। फिर से बताइए, एल्कोहल को, इसको एल्कोहल कहते हैं, इसको कीटोन कहते हैं, यहाँ जो कि डबल बंद होना चाहिए, इसको एल्डिहाइड कहते हैं। और यदि COOH लिख देंगे तो इसे हम कार्बोक्सिलिक अम्ल या सिर्फ अम्ल कहते हैं। कहता है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है एथेनोइक अम्ल। क्या नाम है? एथेनोइक। अच्छा, ये जो एसिटिक अम्ल है ये किस में पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में, है ना, सिरका में। अच्छा, इसे याद कैसे रखेंगे? मेरे पास कुछ फनी ट्रिक है, आप देख लीजिए। सिरका ऐसा ट्रिक देंगे, समझ रहे हैं ना, ऐसा ट्रिक देंगे कि तुम तुरंत सरक जाओगे। ऐसा ट्रिक देंगे कि तुरंत सरक जाओगे, तो एसिटिक, ठीक है। चलिए, अच्छा, IUPAC का फुल फॉर्म कभी पूछ दे, क्या बोलिएगा? I से इंटरनेशनल, U से यूनियन, P से प्योर, A से अप्लाइड और C से केमिस्ट्री। इंटरनेशनल, यूनियन, प्योर, अप्लाइड, केमिस्ट्री। चलिए 264 हो गया। अब हम लोग 265 पे आते हैं। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को किस पे बनाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। एक प्रश्न हम आपके लिए छोड़ेंगे तो छोड़ेंगे। आइए 266 कहता है अष्टक सिद्धांत में क्या होता है कि कहा जाता है कि पहले का गुण, जैसे अष्टक माने आप ये समझते होंगे, जैसे आज मान लीजिए कि आज सोमवार है, ऐसे आज वीडियो जो शूट हो रहा है सोमवार को ही हो रहा है, तो अष्टक मतलब 8वां दिन जब आएगा तो फिर से आएगा सोमवार, नहीं कहते हैं? और के 8 यानी सोमवार टू सोमवार, तो सेम टू सेम नहीं मिल गया। इसीलिए एक व्यक्ति थे जिनका नाम है न्यूलैंड ने कहा था कि पहले तत्व का गुण 8वें तत्व के गुण के क्या होगा? समान होगा। इस सिद्धांत को अष्टक सिद्धांत कहते हैं, जिसका प्रतिपादन किसने किया? न्यूलैंड ने। अच्छा, डोबे राइनर ने क्या किया? तो डोबे राइनर ने त्रियक नियम दिया था। कौन सा नियम दिया था? त्रियक नियम दिया था। त्रियक नियम दिया था कि यदि तीन तत्वों को समूह का ग्रुप बनाया जाए तो बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान शेष दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर होता है। यह नियम किसने दिया था? डोबे राइनर ने। अच्छा, मैंडलीव के बारे में क्या याद रख सकते हैं?
तो मेंडलीव के बारे में आप ये याद रखिएगा कि सबसे पहले आवर्त सारणी का गठन किसने किया। जो आवर्त सारणी है, इस आवर्त सारणी का सबसे पहले गठन किसने किया? मेंडलीव ने। लेकिन जब कि आपको कहा जाएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी का गठन किसने किया, कौन सा पूछेगा? आधुनिक आवर्त सारणी का गठन किसने किया, तब कहिएगा हेनरी मोसले कहिए या हेनरी मोजले कहिए, है ना। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ। डोबेराइनर ने कौन सा नियम दिया? त्रेक नियम दिया। न्यूलैंड ने कौन सा नियम दिया? स्टक नियम दिया। मेंडलीव ने कौन सा नियम दिया? आवर्त सारणी सबसे पहले दिया। और आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया? हेनरी मोजले ने दिया। चलिए कुछ क्वेश्चन और याद करते हैं। डोबेराइनर, न्यूलैंड और मेंडलीव, ये तीनों का जो आवर्त सारणी था या तीनों ने जो तत्वों को सजाया था वह परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया था, जबकि हेनरी मोजले ने क्या किया था? परमाणु संख्या के आधार पर सजाया था, है ना। डोबेराइनर, न्यूलैंड और मेंडलीव ये तीनों ने क्या किया था? परमाणु द्रव्यमान पर सजाया था, जबकि हेनरी मोजले ने परमाणु संख्या पर सजाया था। तो कभी कभार आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है ना बंधु कि इस चारों व्यक्ति में से कौन व्यक्ति सबसे अलग है। अब आपको लगेगा कि चारों व्यक्ति में व्यक्ति भी अलग होता है, तो बिल्कुल इस चारों व्यक्ति में कौन व्यक्ति अलग है? हेनरी मोजले अलग है। चलते हैं 267। चलिए 267 पे हम लोग पहुंच गए हैं। बताइए 267 में प्रश्न को हम लोग डिटेल से अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए समय लग रहा है। और ये डिटेल में ही आपका जो है ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो रहा है। करेंगे हम लोग 50, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए आधुनिक आवर्त नियम अभी अभी मैंने पढ़ाया है। आधुनिक आवर्त नियम जो है वह परमाणु संख्या पर आधारित था। किसी कोई दिक्कत नहीं। चलिए 268 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आयन है। देखिए प्लस माइनस, माइनस प्लस को आयन ही कहते हैं। कहता है कौन सा आयन है जो लाल को नीला कर देता है। याद रखेंगे मेरे भाई, लाल को नीला करने वाले को क्षार कहते हैं। सर हमें यही नहीं याद रहता है कि कौन अम्ल है कौन क्षार है, तो इसे याद कैसे रखेंगे। बिल्कुल भाइयों बहनों शांत हो जाओ। तो इसके लिए दो चीज़ आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि एक अनिल नाम का आदमी था जो छलनी से चाय छान रहा था। एक अनिल नाम का व्यक्ति था जो छलनी से चाय छान रहा था। अब ये ओ से क्या हो जाएगा? तो ओ से हो जाएगा अम्ल हो जाएगा। ओ से क्या हो जाएगा? अम्ल। अब नी से क्या हो जाएगा? तो नी से हो जाएगा नीला। और लो से क्या हो जाएगा? लाल। मतलब यहाँ से मेरे भाई एक प्रश्न पूछेगा कि नीला लिटमस पत्र को लाल करने वाला क्या कहलाता है, तो बोलेंगे अम्ल कहलाता है। यहाँ पर कह रहा है कि अब देखिए, अब ये समझिए, छ से क्या होता है? तो छ से होगा क्षार। लो से क्या होगा? लाल। और नी से क्या होता है? तो नी से होता है नीला। नी से क्या होता है? नीला होता है। तो अब यहाँ पर ध्यान से दो पॉइंट को अच्छे से समझिए। अम्ल क्या करेगा? नीला को लाल करेगा, जबकि क्षार क्या करेगा? लाल को नीला करेगा। तो यहाँ पर वही कहता है लाल को नीला करने वाले को क्या कहते हैं? तो कहेंगे क्षार। और क्षार में मेरे भाई OH आयन रहता है। क्या रहता है? OH आयन। याद रहेगा। अनिल छलनी से चाय छान रहा था। 269 पादप, जिसको पेड़ पौधे कहते हैं। अब कहता है इस पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। ध्यान से देखिए मेरे भाई, पेड़ पौधा में ना दो उत्तक पाया जाता है। एक उत्तक का नाम है जाइलम। एक उत्तक का नाम क्या है? जाइलम। और दूसरा उत्तक का नाम है फ्लोएम। क्या नाम है? फ्लोएम। एक उत्तक का नाम जाइलम और एक का फ्लोएम। तो जाइलम क्या करता है? तो जौ से जाइलम होता है और मैंने इसे इस प्रकार याद रखा है, जल का वहन करता है।
फ से फ्लोएम होता है और फ से फूड, और फूड माने भोजन, फूड माने भोजन। तो फ्लोएम क्या करता है, फूड को संवहन करता है। माने जो पेड़ पौधा होता है उस पेड़ पौधा में जल कौन पहुंचाता है, जाइलम। भोजन कौन पहुंचाता है, फ्लोएम। यहाँ पर वही प्रश्न कहा है कि जाइलम क्या करता है, तो जाइलम जल का वहन करता है। अच्छा आप ये बताइए कि पेड़ पौधा जो है उसमें जो जल का वहन होता है वो किस दिशा में होगा, किस दिशा में होगा। तो आप ध्यान से यहाँ देखिएगा, जल का वहन करना है ना, तो जल कहाँ पाया जाएगा, जड़ में पाया जाएगा। जल कहाँ पाया जाएगा, जड़ में। कहाँ पर, जड़ में पाया जाएगा। अब ये जड़ से जल लेगा ऊपर की ओर पहुँचाएगा, नीचे से लेगा ऊपर की ओर पहुँचाएगा, नीचे से लेगा, नीचे से लेगा क्योंकि ऊपर से जल नहीं मिलेगा, नीचे से ही हमेशा मिलेगा, तो नीचे से ऊपर जाएगा। इसको एक दिशीय कहते हैं। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। 270 कहता है कि 270 निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा यानी कॉइन ऑफ एनर्जी किसे कहा जाता है, एटीपी को कहा जाता है। और एटीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ए से एडिनोसाइन, टी से ट्राई, पी से फॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। कहता है कि पत्ती जो होती है, जो पेड़ पौधा की पत्ती होती है ना, कहता है कि वो जो पेड़ पौधा की पत्ती होती है उस पत्ती में छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं। कहता है वो रंध्र क्या, माने रंध्र क्या करती है, तो वही जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती है, फिर ऑक्सीजन को, माने ऑक्सीजन का आदान प्रदान, या कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है, ऑक्सीजन को अंदर लेती है, उल्टा बोलती है ना। पेड़ पौधा में पत्ती में छोटा छोटा क्या पाया जाता है, रंध्र पाया जाता है। इसे हम लोग स्टोमाटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोमाटा। उसी से गैसों का आदान प्रदान होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। जबकि ये सीरा जो है ना मानव में पाया जाता है, मध्य सीरा, ये सब मानव का भाग है, पत्ती का है नहीं। कहता है हृदय से रुधिर को संपूर्ण शरीर में कौन भेजता है। देखिए यदि हम जनरली हार्ट का चित्र बनाऊं, चलिए हार्ट का चित्र कुछ अलग रंग से बनाते हैं। एक्चुअल में ये है झूठा दिल है ना, ऐसा हार्ट कोई होता नहीं है। मानव का जो हार्ट होता है वो 4 भागों में बटा होता है। मानव का जो हार्ट होता है वो कितने भागों में बटा होता है, 4 भागों में बटा होता है। 1 2 3 4। नीचे वाले भाग को निलय कहते हैं और ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, अलिंद कहते हैं। नीचे वाला को निलय, ऊपर वाला को अलिंद। अच्छा इसे ओ और नो में पहले कौन आता है, ओ, तो ओ से ऊपर, ओ से अलिंद, नीचे निलय, नीचे निलय, नीचे 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 निलय, तो नीचे निलय होता है ना। बात समझ गए यहाँ तक। अब कहता है तो 2 ऑप्शन है, फेफड़ा तो होगा नहीं, इनमें सभी होगा नहीं, तो बचा निलय और अलिंद। कहता है कि हृदय में रक्त है, इसको पूरे शरीर में भेजना है। कोई मानव है, उस मानव के पूरे शरीर में रक्त भेजना है तो नीचे से भेजा जाता है, नीचे से पूरे शरीर में, नीचे यानी निलय द्वारा। किसके द्वारा, निलय द्वारा। अच्छा यदि आप ये PDF चाहते हैं तो राकेश ऑनलाइन क्लासेज LKP डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहता है, आप वहाँ से जाइए, उस लिंक को उठाइए और उस लिंक से ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ सारा PDF मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 273। कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है। कहता है इसमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो पत्ती को मुरझा देगा। देखते होंगे कि पेड़ पौधा के पत्ती जो होता है सब कुछ ठीक ठाक रहता है, लेकिन वह अम्ल यदि अधिक हो जाता है, एब्सिसिक अम्ल यदि अधिक हो जाता है पेड़ पौधा में, तो पेड़ पौधा की पत्ती जो है ना मुरझाने लगता है, लगेगा कि कुछ खा गया है। एब्सिसिक अम्ल क्या हो जाता है, ज़्यादा। कहता है कि यदि पेड़ पौधा है तो उसका कहता है कि जड़ जो होता है, जैसे मान लीजिए ये पेड़ है ना, ये क्या है, पेड़। तो पेड़ पौधा का जड़ देखे होंगे वो कहाँ बढ़ता है, नीचे की ओर ज़्यादा ग्रोथ करती है।
है ना। जड़ कभी ऊपर नहीं जाता है, जड़ कहाँ जाता है, नीचे जाता है। कहता है ये जो नीचे जाता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो जो नीचे जाएगा उसको हम लोग गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरुत्वानुवर्तन। ऐसे भी कोई वस्तु यदि आप ऊपर फेंकते हैं तो वो लटक के कहाँ आती है, नीचे, क्योंकि धरती क्या करती है, किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, उस बल को गुरुत्व बल कहते हैं। इसलिए जड़ नीचे जाएगा तो वो गुरुत्व बल के कारण जाएगा, यानी गुरुत्वानुवर्तन। 275 कहता है पॉन्स हो, मेडुला हो और अनुमस्तिष्क है, ये सब किसका भाग है। देखिए अनु माने पीछा, है ना। अनु माने क्या होता है, जो पीछे होता है उसे अनु, और जो आगे होता है उसको अग्रज। तो ये अनु माने पीछे है, इसलिए पश्च मस्तिष्क का भाग है। किसका भाग है, पश्च मस्तिष्क। 276 निम्नलिखित में से कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है। देखिए अनैच्छिक क्रिया माने कौन ऐसा है इसमें से जो अनैच्छिक क्रिया नहीं है, मतलब आपकी इच्छा के विरुद्ध होता है। देखिए ध्यान से, वमन माने उल्टी आना, ये आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होता है, समझ रहे। देखिए दो होता है, एक होता है ऐच्छिक, एक होता है ऐच्छिक और एक होता है अनैच्छिक। अब प्रश्न यहाँ ध्यान समझिएगा, प्रश्न ने बहुत बढ़िया से बच्चे को फंसा लिया है। एक क्रिया कौन सी होती है, ऐच्छिक क्रिया होती है, और एक कौन सी होती है, अनैच्छिक क्रिया होती है, अनैच्छिक क्रिया। तो वैसा क्रिया जिस पर हम लोग का कंट्रोल होता है उसे ऐच्छिक कहते हैं, जो हमारी इच्छा से चलेगा जी। हमारी इच्छा से होने वाली क्रिया को ऐच्छिक कहते हैं, और जो हमारी इच्छा से होने वाले क्रिया को ऐच्छिक और हमारी इच्छा से नहीं होने वाले को अनैच्छिक। जो हमारी इच्छा के अनुसार होगा उसको ऐच्छिक कहेंगे, जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होगा उसे अनैच्छिक कहेंगे। यहाँ पर कहता है अनैच्छिक क्रिया नहीं है। देखिए एक होता है ऐच्छिक, एक होता है अनैच्छिक। अनैच्छिक नहीं है मतलब ऐच्छिक होना चाहिए। ऐच्छिक माने जो हमारे के अनुसार चलेगा, तो हमारे अनुसार चलने वाला एक ही सिस्टम है, कौन है, चबाना। अब कहोगे ये हमारी इच्छा से कैसे चलता है, कैसे चलता है। देखिए जब मन होगा चबाएंगे, नहीं होगा नहीं चबाएंगे। जबकि वमन माने होता है उल्टी आना। अब जो उल्टी आएगा जब आने वाला होता है तो आप इसे रोक नहीं सकते हैं, ये आपकी इच्छा से नहीं होता है कि जब मन तब उल्टी कर दिए, यह आपकी अनैच्छिक क्रिया में आएगी। लार आना जिसको कहते हैं कि किसी चीज़ को देख करके मुंह में पानी आ जाना, ये ऐच्छिक नहीं है, इच्छा के अनुसार नहीं होता है कि जब मन तब लार आ जाएगा। अचार का नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी आने लगता है, ये अनैच्छिक है, ऐच्छिक नहीं है। हृदय का धड़कना ये भी आपके अंदर नहीं है कि जब मन हुआ तब धड़का दिए और जब मन हुआ तब उसको रोक दिए, नहीं जी, ये भी अनैच्छिक क्रिया है। तो तीन वो अनैच्छिक है, ये अनैच्छिक है, अनैच्छिक है, अनैच्छिक है। यहाँ पर वही करता है, अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अनैच्छिक नहीं है माने क्या है, ऐच्छिक है। ऐच्छिक कौन है, चबाना। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है ईस्ट में। और एक और एग्जाम्पल याद रखिएगा, हाइड्रा में होता है। किसमें होता है, हाइड्रा में, ठीक है। चलिए 278 शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में, जबकि अंडाणु का निर्माण अंडाशय में। अच्छा शुक्राणु की संख्या कितनी होती है, लाखों में होती है, लाखों में, है ना। चलिए इतना ही। 279 पुष्प का जो फूल होता है ना, कहता है फूल का कौन सा ऐसा भाग है जो फल बनाता है, तो फूल का कौन सा भाग है, तो फूल का वह भाग है उसको कहते हैं अंडाशय। क्या चीज़, अंडाशय। चलिए अगला पार्ट हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 280 पे हम लोग पहुंच गए हैं, 300 पूरा ही देते हैं। 280 कहता है लिंग गुणसूत्र। अब ध्यान से देखिएगा, लिंग गुणसूत्र यानी सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम जो होता है वह दो प्रकार का होता है। यदि एक XY होता है, ये सेक्स क्रोमोसोम, और एक होता है XX। जो XX सेक्स क्रोमोसोम है ये फीमेल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, फीमेल में। और जो XY क्रोमोसोम है
यह मेल में पाया जाता है। मेल माने समझ रहे हैं ना, पुरुष। मेल में XY पाया जाता है, जबकि फीमेल में XX पाया जाता है। तो हमसे यही पूछ रहा है कि कौन सा गुणसूत्र जो है पूर्ण जोड़ा है, किसका जोड़ा पूरा है। जोड़ा माने दुगो होना चाहिए। देखिए यहाँ भी जोड़ा है, यहाँ भी जोड़ा है, लेकिन कहता है पूरा जोड़ा किसका है। अब जोड़ा किसको कहते हैं, ध्यान सुनिए। भले दुगो के समूह को जोड़ा कहते हैं, लेकिन अब ध्यान सुनिए। मान लीजिए किसी के पास एक चप्पल है, किसी के पास एक क्या है, चप्पल है, और किसी एक व्यक्ति के पास क्या है, जूता है। क्या है, जूता। तो भले ये एक जोड़ा हो गया, लेकिन ये पूर्ण नहीं हुआ ना, ये भी आधा है, ये भी आधे है। तो जब सेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेम। यदि यह भी चप्पल ही हो जाए, क्या हो जाए, यह भी चप्पल ही हो जाए, तब यह पूर्ण जोड़ा हो जाएगा, माने सेम टू सेम। तो सेम टू सेम कौन होता है, एक्स, यानी फीमेल में, यानी स्त्री में। 281 मानव शरीर में किसी समान कोशिका में गुणसूत्र के कितने युग्म होते हैं। युग्म बोले तो जोड़ा, और जोड़ा में कितने, 23, संख्या में डबल 46। निम्न में कौन जैव समूहों में केवल जैव निम्नीकरण। अब जैव निम्नीकरण क्या होता है, तो वैसा पदार्थ जो जीवाणुओं के द्वारा समाप्त कर दिया जाए, मतलब उसे तहस नहस कर दिया जाए, अपघटित कर दिया जाए, उसे हम लोग जैव निम्नीकरण कहते हैं। जैसे घास है, आप नहीं काटिएगा, उसको रख दीजिएगा, ऊपर से मिट्टी डाल दीजिएगा, तो उसमें छोटे छोटे जीवाणु जो पाए जाएंगे, वो क्या करेंगे, उसको तहस नहस कर देंगे। ऐसा नहीं है कि आप एक जनेरा बोझा काट के लाए, एक बोझा जनेरा काट के लाए और उसको धरती में क्या किए, छुपा के रख दिए, और 2-4 महीना बाद गए उस धरती को खुनने के लिए, तो पता चलो जनेरा का बोझा ही नहीं है। ये जनेरा का बोझा गया कहाँ, तो वही जो छोटा छोटा जीवाणु होता है उसको खा जाता है। उसी प्रकार यदि फूल को आप धरती के नीचे गाड़ दीजिएगा तो फूल भी खा जाएगा। और चमड़ा में भी ऐसा ही होगा। जैसे मान लीजिए आदमी का चमड़ा है, आप इसको नीचे धर दीजिएगा ज़मीन के अंदर में, तो छोटा छोटा कीटाणु वगैरह ये सब खा जाएगा। तो ये जैव निम्नीकरण ये है। जबकि इस ऑप्शन में देखिएगा तो प्लास्टिक नहीं है, रबर नहीं है, इसीलिए प्लास्टिक नहीं है इसलिए नहीं है, रबर नहीं है इसलिए यह ऑप्शन नहीं होगा। जबकि केक को आप धरती के नीचे दबाइएगा तो खा जाएगा, लकड़ी भी खा जाएगा, घास भी खा जाएगा। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन होने की संभावना हो रही है, ए और डी। या तो ए में कोई ऑप्शन बदलना होगा या डी में कोई बदलना होगा। ऐसे आपके हिसाब से ए और डी होना चाहिए। ठीक है, ए और डी होगा, बिल्कुल सही बात है, ए डी होना ही चाहिए। कहता है गोलीय दर्पण। चलो ये गोलीय दर्पण है। परावर्तक पृष्ठ, वैसा पृष्ठ जिससे प्रकाश की किरण आएगी तो टकरा वापस लौट जाएगी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ। कहता है कि किसी भी गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है, वह परावर्तक पृष्ठ क्या कहलाता है, तो गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण का द्वारक। अब आइए 284 निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है। तो सबसे पहले आप समझिए उत्तल दर्पण क्या होता है। उत्तल दर्पण वैसा दर्पण, फिर से उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, तो वैसा दर्पण, उ से उत्तल, उ से उभरा, जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो। ये है इसका परावर्तक सतह, इधर वाला जो है ना, इधर वाला, ये इसका परावर्तक सतह है। तो उभरा हुआ हो, इसे हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में यहाँ पर जो पॉइंट होता है ये कहलाता है ध्रुव, यहाँ वाला कहलाता है फोकस, और यहाँ वाला कहलाता है वक्रता केंद्र। क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। तो यहाँ पर पूछा है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है, तो यहाँ पर फोकस दूरी पूछी है, तो F बराबर होता है R यानी 32/2। तो 32 का 2 से आधा करेंगे तो 16 आएगा। अब 16 आपको 2 ऑप्शन में दिख रहे हैं, एक प्लस के 16
तो 1 माइनस के 16, तो यहाँ पे आप फंस जाएंगे क्योंकि ए तो होगा नहीं और बी तो होगा नहीं, तो ना ही ए होगा ना ही बी होगा, तो ऑप्शन या तो सी हो सकता है या डी। अब सी और डी में कौन छांटा जाए, तो ध्यान से देखिए, आपने कार्तीय निर्देशांक चिन्ह परिपाटी पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है कि इधर जो दूरी रहता है वो माइनस रहता है और जो इधर दूरी रहता है वो प्लस रहता है। यदि हम यहाँ पर कार्तीय चिन्ह परिपाटी खींच दें, यदि मैंने कहा यहाँ पर हम कार्तीय चिन्ह परिपाटी खींच दें, तो कार्तीय चिन्ह परिपाटी के इधर फोकस दूरी आ रहा है, इधर, जबकि इधर मापी गई दूरी को क्या कहते हैं, धनात्मक, इसीलिए प्लस होगा। चलिए जल्दी से 2 पॉइंट नोट कीजिए, लिखिए, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अगले दिन से ना जब वीडियो को रिवीजन करवाया करेंगे ना, तो आपको लिखा दिया करेंगे, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, जबकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। लिख लिए। चलिए अब प्रश्न आते हैं 285। यदि किसी बिंब माने वस्तु और उसका जो फोटो बनता है उसे कहते हैं प्रतिबिंब, का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो याद रखिए ऋणात्मक होगा ना। अच्छा पहले ये चीज़ समझिए, वास्तविक के साथ हमेशा हमेशा उल्टा होता है, वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा होता है, कभी भी वास्तविक के साथ सीधा नहीं होगा, और आभासी के साथ सीधा होता है। इस चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिए, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, काल्पनिक सीधा, काल्पनिक सीधा, काल्पनिक सीधा, काल्पनिक सीधा। तो सीधा के साथ काल्पनिक होगा लेकिन काल्पनिक के साथ उल्टा नहीं होगा। ठीक है, ये 2 ऑप्शन ऐसे ही छट जाएगा। अब कहता है ऋणात्मक। अब देखिए ऋणात्मक जो होता है, वास्तविक में जितना चीज़ सोचेगा कि हाँ आज यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, ये सब चीज़ वास्तव बोला ना ऋणात्मक ही हो जाता है। क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन किससे होता है। कहता है कि मानव का जो नेत्र है, यदि उसमें कोई प्रकाश की किरण प्रवेश कर रही है तो अधिकांश अपवर्तन किससे हो जाता है। तो याद रखिएगा अधिकांश अपवर्तन जो है उसके बाहरी पृष्ठ कॉर्निया से ही हो जाता है, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से हो जाता है। ठीक है। अच्छा, नेत्र में ऐसा कौन सा भाग होता है जिसे आप दान कर सकते हैं। क्या पूरा आंख दान किया जाता है। क्या नेत्र में आपको पूरा आंख दान करना पड़ता है। बिल्कुल नहीं। तो नेत्र का सिर्फ कॉर्निया का हिस्सा होता है जिसे दान किया जाता है। कहता है 287, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है। अब वायुमंडल है तो इसमें वायु में बहुत सारे कण होंगे, तो सूर्य के प्रकाश में होता है 7 रंग। अब वो क्या करेगा, वायुमंडल के जितने भी कण हैं यह इसे अलग अलग भागों में तोड़ देगा, है ना। तो कहता है सूक्ष्म रंगों में किस प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करेगा। सूक्ष्म कण जो है किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित यानी फैला देगा। कौन सा रंग होगा जो तेजी से फैला देगा। तो तेजी से फैलाने वाला रंग है नीला। इसीलिए तो आपको आकाश नीला दिखाई देता है जी। सूरज के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, सनलाइट में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। जब ये ऐसे आपको दिखते हैं एक ही रंग है, लेकिन जब ये सनलाइट ऊपर से नीचे आता है, जब ये सनलाइट ऊपर से नीचे आता है तो इसे वायुमंडल क्या करती है, सूक्ष्म किरण सूक्ष्म कण से इसे जो है ना फैला देती है। और सबसे ज़्यादा कौन सा रंग फैलाती है, नीला रंग को। कहता है भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा, क्योंकि भारत में करंट यदि किसी को भेजना है तो घर में एसी भेजना पड़ेगा, क्योंकि दूर दूर भेजना पड़ता है। कहता है कितनी आवृत्ति होती है, तो याद रखिएगा 50 हर्ज। और वोल्टेज में पूछेगा तो 220 वोल्ट एसी भेजना पड़ेगा। वोल्टेज में 220 और जबकि हर्ज में 50। 289 है। 289 का क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है, इसको रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 290। 1 माइक्रो एम्पियर, उसमें थोड़ा समय लग जाता है इसलिए
क्योंकि सेशन बहुत लंबा होने वाला है, लगभग 49 मिनट होने वाला है, इसलिए हम लोग स्टॉप करेंगे। कहता है एक माइक्रो एम्पियर, माइक्रो लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान समझिएगा, माइक्रो। अब माइक्रो एम्पियर में जो होता है वो होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। क्या होता है? 10⁻⁻6 एम्पियर। याद रखेंगे इस चीज़ को, माइक्रो 10⁻⁻6 एम्पियर। अब इसे हम आपको ट्रिक से भी सिखाते हैं कि कैसे याद रखेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा हुआ है माइक्रो। अब जब भी माई मारती है तो क्या बोलते हैं? माई गे ना बोलते हैं। देखिए 10 तो सब कॉमन है ना जी, 10 कॉमन है, तो कैसे याद रखेंगे? जब भी मैया मारती है तो माई गे माई, गे माई, गे माई, तो गे गे गे, देखिए सिंबल कैसा बन गया? 6 के जैसा। और जब भी मैया मारेगी तो हानि तो होबे नहीं करेगा जी, हानि यानी -6। ठीक है, चलिए 291 कहता है किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा क्या होती है? कोई क्षण चुंबक है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है। यदि क्षण चुंबक के बाहर कहेगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होती है, तो नॉर्थ से साउथ। बाहर कैसे? नॉर्थ से साउथ। लेकिन जब ये अंदर चल जाएगी तब साउथ से नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, और साउथ माने दक्षिण से उत्तर, दक्षिण से उत्तर। 292 घरेलू विद्युत परिपथ जो होता है, जो घर में छोटा छोटा विद्युत परिपथ लगा रहता है, कहता है उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो उदासीन तार का रंग काला होता है। चलिए अगला देखते हैं 293। कहता है किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन होता है? विभक्त मतलब होता है कि आधा जो है ना वलय कटा हुआ रहेगा जी, आधा वलय क्या रहेगा? कटा हुआ। अब जैसे ये हो गया ना, ये पूर्ण वलय हो गया। तो विभक्त वलय किस में होता है? तो याद रखेंगे, विभक्त वलय जो होता है वह रहता है किस में? मोटर में रहता है। किस में रहता है? विद्युत मोटर में, जबकि जनरेटर में पूरा पूरा रहता है। सर्पी वलय कहते हैं। 294 जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? देखिए जल जो होता है भूमि में ऐसे स्थिर रहता है ना, और जिसके कारण से जल में क्या हो जाता है? एक हाइट उत्पन्न होता है, और यहाँ टरबाइन लगा देंगे तो ये विद्युत देने लगेगा। तो इसमें हाइट होता है जिसके कारण से जल में हो जाती है स्थितिज ऊर्जा। 295 कहता है कि नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो नरौरा है महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में कौन बुझा हुआ चूना? सेशन में शुरू में ही आपको बताए थे, बुझा हुआ चूना कौन होगा? तो बुझा हुआ चूना में जल होगा, CaOH का होल ट्वाइस। इसे हम लोग भखरा चूना भी कहते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, ZnCuSO4 प्लस ZnSO4 प्लस Cu। देखिए Zn ने Cu को हटा दिया, Cu ने Zn, मैंने Zn यानी Zn ने क्या किया? Cu को हटा दिया, बस इतना ही तो हुआ। इसका मतलब एक विस्थापन हुआ, इसलिए एकल विस्थापन कहेंगे। चलिए 298 फिर हम लोग पहुंचने वाले हैं। कहता है कोई विलयन है जो नीला को लाल कर देता है, तो नीला को लाल करने वाला को क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। और अम्ल का pH मान 7 से कम, 7 से कम, ऑप्शन नंबर ए। 299 ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में। अच्छा सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। इसके लिए हम आपको बताए थे, ट्रिक बताए थे ना, ऐसा ट्रिक देंगे कि सरक जाइएगा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील है? सबसे अधिक क्रियाशील, यदि आप ग्रुप याद किए होंगे तो सबसे अधिक क्रियाशील जो है वो है पोटेशियम। क्या है? पोटेशियम। ठीक है, चलिए तो 300 क्वेश्चन हम लोग समाप्त कर चुके हैं। ठीक है, यदि आपको ये सारा PDF चाहिए तो आप हमारे राकेश ऑनलाइन क्लासेज LKP लिखिएगा टेलीग्राम पर, तो आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर PDF प्राप्त है। आपका
दिन आज का अच्छा हो और आप अच्छे से तैयारी कीजिए और 2024 में आप अपना सफलता कायम कीजिए। हम आपके लिए हमेशा तत्पर हैं। वीडियो भले ही लेंथ हो गई है, लगभग 55 मिनट की वीडियोज बन गई है, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग 55 मिनट तक अंत तक जुड़े रहे तो आप लोग सिर्फ 50-60 प्रश्न ही नहीं, बल्कि आप 100 से ज़्यादा प्रश्न कर चुके हैं इतने के समय में। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर कराते तो बहुत कम समय लगता, इसलिए मैंने सिर्फ क्वेश्चन आंसर ना करा करके आपको थोड़ा सा डिटेल से सिखाया कि ऐसा क्यों होता है ना। तो 300 क्वेश्चन के लिए आप एक बार जरूर लाइक कर दीजिएगा कि यहाँ तक हम लोग 300 क्वेश्चन शिद्दत से कर चुके हैं। अब बचे हैं 700 प्रश्न और, तो 700 प्रश्नों को भी जल्द ही हम लोग धुआं करेंगे। वीडियोज को हमने क्या किया है, पहले हम लोग 20-20 क्वेश्चन कराते थे, अब मैंने क्या किया है, आपके एग्जाम को देखते हुए ना मैंने 50-50 क्वेश्चन का सीरीज लाया। कितने क्वेश्चन का? 50-50 क्वेश्चन का, ताकि आप देख पाओ कि 50 क्वेश्चन में, क्योंकि 20 क्वेश्चन तुरंत आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, तो 50 क्वेश्चन का सीरीज लाए हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 301 से लेकर के 350 तक। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। ठीक है, बाय। किधर गए?